हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन केमिस्ट्री। तो कल से हमने स्टार्ट किया है 11 का बहुत ही बेसिक चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो कल इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो जो मैटर है, मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है। जो हमारे पास मैटर है, उस मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो भी मैटर देखते हैं हम, मैटर में जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि कलर हो गया, उसका ऑर्डर हो गया, या फिर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, एक इसका एग्जांपल है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जो भी हमें ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जर्व विदाउट चेंज और विदाउट आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब उसका जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमने आइस लिया, ठीक है, आइस को अगर हमने हीट किया, हीट करने के बाद वो क्या होता है, लिक्विड में मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे देखो इसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट कन्वर्ट चेंज हो चुकी है, ऐसे सॉलिड से गैसेस में गए हैं। ठीक है, बट इसका एक्चुअल जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुआ, या फिर एक्चुअल जो आइडेंटिटी उसकी वो आइडेंटिटी भी चेंज नहीं हुई, उसे कहते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल लेते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको ये नाम से ही पता चल गया होगा कि केमिकल मतलब क्या, कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा है कि उसमें क्या होता है, जो हमारे पास सब्सटेंस रहता है उस सब्सटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है। केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसका जो कंपोजिशन है या फिर उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, और यहाँ पे रिएक्टिविटी, किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी विद एसिड और बेस, या फिर इसका कंपोजिशन, मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। और जो एसिड और बेस के साथ अगर हमने इसकी रिएक्शन देखी तो रिएक्शन के बाद इसका जो केमिकल नेचर है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या देखे हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब देखो जो भी हमने यहाँ पे मैटर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि इसको मेजर कैसे करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर यहाँ पे रिएक्टिविटी है, यहाँ पे कंपोजिशन है, तो उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको बोला है, आपको ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल के ऊपर वहाँ पे 0 to 15 सेंटीमीटर वहाँ उस स्केल के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका 0 का पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलेंगे, इस रॉड जो है, रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर है। वैसे अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मेजर कैसे कर सकते हैं हम, उसका टेम्परेचर हम जैसे कि हमने लेंथ के बारे में देखा, लेंथ को कैसे कर सकते हैं हम, सॉरी डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस को कैसे हम लेंथ से मेजर कर सकते हैं, और इसका यूनिट क्या रहता है, उसका यूनिट रहता है मीटर। ठीक है, वैसे अगर हमें मास को देखना है तो मास को क्या कहते हैं हम, उसका सिंबल क्या होता है एम, उसका यूनिट क्या होता है मास का यूनिट होता है किलोग्राम, या फिर ग्राम में हम मास को मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हमें इसका मेल्टिंग, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो हम क्या करते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं हम, टेम्परेचर या तो हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में देखते हैं, या फिर केल्विन में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। अब देखो मास एंड वेट के बारे में।
मास एंड वेट। ठीक है, अब मुझे बताओ मास और वेट ये सेम क्वांटिटी है या फिर डिफरेंट है? तो देखो मास और वेट ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मास जो होता है, मास किसे कहते हैं हम, कि जो मैटर की अमाउंट होती है, मैटर के अमाउंट को हम मास कहते हैं। बट वेट किसको कहते हैं हम? वेट कहते हैं हम कि उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगा है, उस मास के ऊपर जितना भी फोर्स लगा है उसे कहते हैं हम वेट। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल इसका मास मतलब क्या है कि उसका एक्चुअल वो उसमें कितना प्रेजेंट है, उसमें कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसे कहते हैं हम मास। और वेट मतलब क्या कि जो मास है हमारे पास, उस मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं हम वेट। देखो ये जो मास है वो मास सेम रह सकता है, बट ये जो वेट है वेट सेम नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमने अर्थ पे देखा, अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटी का फोर्स होता है, वो फोर्स इसके ऊपर क्या करता है, एग्जर्ट कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अर्थ के ऊपर सपोज हमने यहाँ पे एक सब्सटेंस है, उसका वेट है सपोज 1 किलोग्राम। ठीक है, उसका वेट लिया हमने, बट अगर वही सब्सटेंस हमने मून पे रखा तो उसका जो वेट है वो वेट क्या हो जाता है, या तो कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारे अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटी का फोर्स है, वो फोर्स इस मास के ऊपर लग रहा है। मतलब ये ग्रेविटी का जो फोर्स है वो फोर्स और मून का जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, अलग अलग होते हैं। इसलिए जो वेट है वो वेट क्या रहता है, चेंजेबल रहता है। बट वो जो मास है, मास मतलब क्या है कि एक्चुअल उसमें कितने क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम मास। तो मास जो है वो मास चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप उसको अर्थ पे ले जाओ या फिर मून पे ले जाओ या फिर मास पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, मास में चेंजेस कुछ नहीं आता है। बट अगर वेट को देखा तो वेट को अगर हमने अर्थ में देखा तो अर्थ में उसका जो वेट है वो अलग रहता, और मून पे जो है, मून पे उसका वेट अलग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास जो है वो चेंजेबल क्वांटिटी नहीं है, बट जो वेट है वेट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं हम वॉल्यूम का मेजर कर सकते हैं लीटर में, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर मीटर क्यूब में, या फिर डीएम क्यूब में। इतने इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या कि जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, जिस सब्सटेंस ने कितने अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई की है उसे कहते हैं हम वॉल्यूम। ठीक है, उसका यूनिट क्या रहता है, उसका यूनिट रहता है या फिर लेंथ क्यूब, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मीटर क्यूब, या फिर डीएम क्यूब। अब यहाँ पे देखो इसका इंटर कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे सपोज मैंने लिया, यहाँ पे देखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना रहता है, 1 लीटर मतलब इज इक्वल्स टू रहता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना, 1 डीएम क्यूब। ठीक है, ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आपको क्या करते हैं एग्जाम में, लीटर में देते हैं और आपको पूछते हैं मिलीलीटर में, या फिर आपको सेंटीमीटर में वॉल्यूम देते हैं और पूछते हैं मीटर क्यूब में इनका इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 लीटर मतलब 10⁻³ मिलीलीटर, और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी में दो क्वांटिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी मतलब कि जो सब्सटेंस है उसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसका यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या रहता है, मास का यूनिट रहता है किलोग्राम, और वॉल्यूम किस में मेजर कर सकते हैं हम, वॉल्यूम का यूनिट रहता है मीटर क्यूब, या फिर इसे हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या रहता है, डेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, किलोग्राम
इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ये भी इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर मैंने पहले ही बताया आपको कि टेम्परेचर को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और या फिर केल्विन। इसका भी आपको यूनिट कन्वर्जन आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और आपको पूछा है डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालो, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस और आपको बताया मैंने कि डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आता है इसका। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सिंपली कैलकुलेट क्या करना है आपको, अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है तो आप क्या करेंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में कितना है टेम्परेचर 27 प्लस कितना 32। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर किस में आएगा, आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा। ठीक है, वैसे अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है और आपको बोला है कि केल्विन में निकालो, तो केल्विन में कैसे निकाल सकते हैं हम, डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें सिर्फ ऐड करना है आपको 273। सपोज फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस और आपको बताया कि केल्विन में निकालो, तो केल्विन में कैसे निकाल सकते हैं हम, आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर दिया है आपको 27 प्लस उसमें कितना ऐड कर सकते हैं हम 273, तो कितना आएगा 100 केल्विन। ठीक है, वैसे अगर आपको टेम्परेचर दिया है केल्विन में और आपको बताया कि डिग्री सेल्सियस में निकालो, सपोज आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और आपको बोला है कि डिग्री सेल्सियस में निकालो, आपको क्या करना है, सिर्फ 300 में से 273 माइनस करना है, वो क्या आएगा आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर का। ठीक है, फर्स्ट लॉ आता है हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। जो भी रिएक्टेंट होता है हमारा, जो भी कंपाउंड होता है या फिर एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, इंटर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो कंपाउंड है, कंपाउंड इंटर कन्वर्ट हो जाता है, बट वो इंटर कन्वर्ट कैसे होता है, उसमें टेम्परेचर कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, या फिर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ आता है हमारे पास, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे देखो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसमें क्या है कि जो भी हमारे पास मास होता है, मास को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिया आइस, आइस का कन्वर्जन हम किस में करते हैं, लिक्विड मतलब वाटर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आइस है, आइस का जो मास है, वो मास सपोज आपको दिया है 5 ग्राम, और जो लिक्विड है हमारे पास वाटर, उसका भी कुछ ना कुछ मास हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो मास है, वो मास क्या किया है, हमने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, वो मास ऑलरेडी आइस का सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 ग्राम मास है हमारे पास, वो मास हमने क्रिएट किया है क्या, नहीं किया है। तो मास का क्या किया हमने, सिर्फ कन्वर्जन किया है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यहाँ पे मास आइस का था और यहाँ पे मास आएगा लिक्विड का। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमने इसका कन्वर्जन किया है, बट हमने इसको क्रिएट भी नहीं किया है और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन।
ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है वो कंपाउंड एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब जो कंपाउंड है, कंपाउंड में हमेशा एग्जैक्टली प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो भी उसका वेट रहता है वो वेट क्या रहता है? एग्जैक्टली प्रोपोर्शन रहता है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने H2 लिया, H2 प्लस O क्या मिलता है? यहाँ पे हमें H2 मिलता है। तो यहाँ पे देखो हमेशा हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 ग्राम ही लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम ही लेना पड़ेगा, तब जाके हमें H2 मिल जाएगा। और उसका जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि सपोज हमारे पास दो एलिमेंट्स है, वो कंबाइन होने के बाद दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, मतलब कंपाउंड अगर हमें मिल रहा है तो उसके जो मासेस है वो मासेस वन एलिमेंट कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट के साथ एक फिक्स मास, उसका जो मास है वो मास क्या रहता है? फिक्स मास रहता है। और उसका जो रेशो रहता है वो रेशो स्मॉल नंबर रहता है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या मिलता है? हमें H2 मिलता है। ठीक है, सेम देखो अगर हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस O2, यहाँ पे क्या मिलता है? H2O2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास कितना है? यहाँ पे 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का कितना है? 16 ग्राम है। तब जाके हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 18 ग्राम वाटर मिल रहा है। ठीक है, मतलब वाटर का जो मास है वो कितना आ रहा है? 18 ग्राम आ रहा है। सेम यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ पे 32 आएगा। अगर एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम है तो दो ऑक्सीजन का कितना आएगा? 32 ग्राम से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 34 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 ग्राम। ये दोनों कंबाइन होने के बाद उसका जो मास है वो मास, और जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन का मास तो सेम है। यहाँ पे 2 ग्राम था, यहाँ पे भी 2 ग्राम है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में, हाइड्रोजन जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, फिर उसके बाद हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल गया है। ठीक है, और उसका जो प्रोपोर्शन है, अगर हमने ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे 16 ग्राम था और नेक्स्ट इसमें था 32 ग्राम था। यहाँ पे इसका रेशो जो आता है वो रेशो क्या आता है? इंटीजर नंबर आता है। वो क्या आता है? कितना आता है? 1:2 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा गेलुसिस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। गेलुसिस लॉ क्या बताता है हमें? जो भी हमारे पास गैसेस है, गैसेस कंबाइन होने के बाद या फिर प्रोड्यूस होने के बाद, केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, वो सिंपल रेशो रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहता है? सेम रहता है, बट उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो रेशो है वो सिंपल रेशो रहता है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 100 ml हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और हमें यहाँ पे क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ठीक है, अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 ml हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, फिर वहाँ पे जाके हमें क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। तो यहाँ पे वाटर कितना मिल रहा है हमें? 100 ml इसमें वाटर वेपर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ अब देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 100 ml और ऑक्सीजन का वॉल्यूम है सपोज यहाँ पे 50 ml,
वो दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे H2 मतलब वाटर मिल रहा है, ठीक है। और उसका जो रेशो है वो रेशो कितना आता है यहाँ पे रेशो आ रहा है 100:50 मतलब ये कितना आ रहा है 2:1। ये सिंपल रेशो इसका आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या, अगर हमने इसका जो गैसेस है हमारे पास, गैसेस का वॉल्यूम्स इक्वल है एट द सेम टेम्परेचर एंड एट द सेम प्रेशर, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, फिर उसके बाद दूसरा कंटेनर लिया, दूसरे कंटेनर में भी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे हमने क्या लिया था, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया था, यहाँ पे भी हमने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया था, और यहाँ पे क्या लिया था हमने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया था, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना वाटर वेपर्स मिल रहा है हमें इस कंटेनर में, हमें इस कंटेनर में मिल रहा है 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम, दूसरे हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का वॉल्यूम, उसके बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी मैटर की, 2, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है किसमें मेजर कर सकते हैं हम मैटर को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिखे, जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके लॉ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फर्स्ट था उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड देखा हमने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, और थर्ड देखा हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, उसके बाद देखा हमने गैलोसियस लॉ, और उसके बाद देखा हमने एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, आई होप आपको ये जितना पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया है उतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और आपके जितने भी डाउट होंगे वो डाउट आपको कमेंट में बताना है कि इसमें हमें डाउट आ रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैप्पी लर्निंग।